Hello everyone, welcome back to the physics class. So we are today starting the next unit, and unit is 7th. Okay, bulk properties of matter. मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह की हमने इसमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो हम स्टार्ट आज पहला चैप्टर कर रहे हैं यूनिट 7th का, जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर बनता है, दैट इज चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चैप्टर नंबर हमारा 9 है, टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ना है, क्या उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टॉपिक इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेस, क्या होती है स्ट्रेन। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर हम बॉडीज को देखें, बॉडीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है इलास्टिक बॉडी, एक होती है प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी हम किसको कहते हैं? वो बॉडी जो फोर्स लगाने पर थोड़ी अपनी शेप को चेंज कर ले और आपका ने जो फोर्स लगाया वो हटा दें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, दैट इज इलास्टिक बॉडी। उसको इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ओके, बॉडी विच regains its original configuration on removing डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसको डिफॉर्म करने के लिए, उसके कन्फिगरेशन को चेंज करने के लिए, लेंथ को चेंज करने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए जो आपने फोर्स लगाई थी। मान लो बॉडी स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग को आपने दबाया, दब गया वो, आपका हाथ से जो आपने फोर्स लगाया दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आप उस फोर्स को हटा रहे हो, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है, इट मीन स्प्रिंग इज इलास्टिक बॉडी। और प्लास्टिक कौन सी होगी? अगर हम इससे उल्टी बात कर लें, बॉडी विच डू नॉट रीगेन, बॉडी जो रीगेन ना करे, आगे यही रहेगा इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आए। जैसे क्ले है, मान लो क्ले को आपने जैसे मोल्ड कर दिया एक बार, तो आपने हाथ से फोर्स हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। दैट बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। तो बॉडीज 2 तरह की होती हैं, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। हम बात करें इलास्टिसिटी के बारे में, मतलब बॉडी जो इलास्टिक है उसकी जो प्रॉपर्टी है वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की, दैट इज इलास्टिसिटी। उसी से स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। अगर हम किसी भी बॉडी को दबा रहे हैं, मान लो टॉपिक हम कर रहे हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में समझ रहे हैं, मतलब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इलास्टिक बॉडी है, हमने फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी क्या लगाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। मतलब हमने स्प्रिंग को दबाया तो स्प्रिंग भी हमारे हाथों के ऊपर फोर्स लगाता है वापस आने के लिए। तो जो बॉडी हम फोर्स लगा रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। जो बॉडी फोर्स लगा रही है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए, वो क्या कहलाती है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में वो बॉडी कितनी रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। आप एक एग्जांपल देखिए, आपके पास एक वायर है, वायर को आपने नीचे फोर्स लगाया F, इसको खींचने के लिए, यहाँ से ये हैंग है किसी छत से, नीचे आपने फोर्स लगाया F इसको नीचे खींचने के लिए, तो वायर भी ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है F। जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। आप वायर को नीचे खींचना चाहते हो, वायर अपने आप को ऊपर खींचना चाहती है, जो वायर आप जो फोर्स लगा रहे हो दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। और जो वायर लगा रही है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वायर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, पर यूनिट एरिया उसका ले लो, वायर का जितना एरिया है, पर यूनिट एरिया में वायर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस।
दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस की डेफिनेशन देखना चाहें यहाँ पे, तो स्ट्रेस जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स को हम F से लिखेंगे, एरिया को A से। स्ट्रेस का कोई सिंबल नहीं होता, इसको स्ट्रेस ही लिखा जाता है। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ओके, अच्छा, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया के बराबर है। फोर्स बाय एरिया प्रेशर भी होता था, फोर्स बाय एरिया प्रेशर भी था। तो जो स्ट्रेस प्रेशर के ही बराबर होता है, इट मीन्स प्रेशर ही होता है एक तरह का। अच्छा, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, स्ट्रेस की एसआई यूनिट, फोर्स की न्यूटन एरिया के मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती थी, तो स्ट्रेस की भी एसआई यूनिट क्या बन गई, पास्कल। क्या बनी इसकी, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। नाउ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस भी आगे दो तरह की होगी। वो टू टाइप ऑफ स्ट्रेस में पहली जो आती है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। अगर आप किसी भी वायर है आपके पास, वायर के ऊपर फोर्स लगाता है उसके क्रॉस सेक्शन पे, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये ऐसे है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इधर नीचे। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं ऐसे नीचे, तो इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए फोर्स लगाऊं, मतलब स्ट्रेस लगा के अगर बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर ऐसे, जिससे इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस विच इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द बॉडी, okay, increases the configuration of the body, and which increases length of body, body की जो लेंथ इंक्रीज करे वो टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो क्या करे, विच डिक्रीजेज लेंथ ऑफ बॉडी, जो बॉडी की लेंथ को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। अगर हम उसको दबाएं, कंप्रेस करें, तो कंप्रेस करने के लिए जो स्ट्रेस लगी दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जो एक्सटेंशन मतलब लेंथ को इंक्रीज करने के लिए लगी दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेन। टॉपिक इज व्हाट इज स्ट्रेन, क्योंकि हमने पढ़ना क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन क्या चीज होती है, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, उसकी लेंथ जो है, लेंथ भी चेंज हो सकती है, उसका एरिया भी चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि कितने उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, इसका मतलब है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर लेंथ चेंज हुई तो कितनी चेंज हुई, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। लेंथ अगर चेंज हुई है तो कितनी चेंज हुई, वो ऊपर, और जो लेंथ ओरिजिनल थी वो नीचे। तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेस लगाने पर बॉडी की जितनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है वो न्यूमरेटर बनेगी, डिवाइड बाय वो आएगी जो पहले उसकी ओरिजिनल थी। इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। व्हाट इज इट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। आगे स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है अब आगे, क्योंकि ऊपर भी चेंज इन लेंथ आएगा, नीचे भी लेंथ आएगा, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है। अब आगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहली जो स्ट्रेन आती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो पहली जो स्ट्रेन हमारे पास आती है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ।
चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हो किसी बॉडी के ऊपर, स्ट्रेस की वजह से उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो कितनी लेंथ इंक्रीज हो, वो न्यूमरेटर बनेगा, जो ओरिजिनल थी वो डिनोमिनेटर बनेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल किस बराबर बनेगी, चेंज इन लेंथ को हम लिखेंगे डेल्टा एल, यहां लिख रहा हूं मैं चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ को एल। चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल, दैट इज कितनी लेंथ उसकी चेंज हुई, डिवाइड बाय एल, एल उसकी ओरिजिनल लेंथ पहले थी, तो कितनी चेंज हुई वो न्यूमरेटर बनेगा, जितनी ओरिजिनल थी वो डिनोमिनेटर बनेगा। दोनों का जो रेशियो है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। आप देख पा रहे हो इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगी इसकी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी चेंज इन लेंथ है, उसकी भी यूनिट मीटर बनेगी, ओरिजिनल लेंथ की यूनिट भी मीटर बनेगी, तो मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। सेकेंड अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आप समझ ही गए होंगे, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ स्ट्रेस लगाने पर, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, दैट इज डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, दैट इज वी। तो क्या बना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई, दैट इज डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। व्हाट इज इट, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल कर जाएंगी। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, दैट इज शीयरिंग स्ट्रेन, SHEARING। व्हाट इज इट, दैट इज शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन के बारे में हम समझते हैं कि शीयरिंग स्ट्रेन क्या है। इसके लिए समझना पड़ेगा हमें, एक बॉक्स है मान लीजिए, ठीक है। स्ट्रेस जो मैंने बताई थी आपको, इसके अलावा एक और तरह की स्ट्रेस होती है। ये तो नॉर्मल स्ट्रेस थी जो एरिया से परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है, मतलब ये एरिया इसका इससे परपेंडिकुलर, आप ऐसे लगाओ तो ये नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप थे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। एक होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो परपेंडिकुलर लगने की बजाय, मानो ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं ऐसे लगाऊं तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इस बोर्ड के सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर हम इस बोर्ड को ऐसे लगाऊं प्लेन के उसके पैरेलल, तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है। क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाऊं, यहां से फॉर्मूला वही रहता है, फोर्स बाय एरिया टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी। इसका लोअर वाला फेस जो है, लोअर वाला जो पार्ट है वो फिक्स है, तो इसकी शेप, अगर एक शेप चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसे चला जाएगा ये अब आगे, लोअर वाला फेस अगर फिक्स होगा, जैसे कोई भी कार्टून होता है गत्ते का बना हुआ, उसको आप ऊपर से फोर्स लगाओ तो अपर वाला एंड थोड़ा सा आगे चला गया, लोअर वाला वहीं आपने फिक्स कर रखा है उसको पैर से, तो इट मीन्स इसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज। टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया, इसकी शेप चेंज होगी। कितनी शेप चेंज हुई, कितने एंगल पे ये साइड गई, दिस इज एंगल थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा, जितने पे वो साइड मूव कर गई। ये जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है दैट इज कैपिटल एल, और ये जितना शिफ्ट हुआ है दैट इज डेल्टा एक्स। शिफ्ट जो हुआ है दैट इज डेल्टा एक्स। जो शीयरिंग स्ट्रेन होता है वो ये होता है भी कितने एंगल पे शिफ्ट हुआ, थीटा कितना शिफ्ट हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एक साइड की कितनी थी, मतलब जितना शिफ्ट हुआ, शिफ्टिंग मतलब कितना जो कॉर्नर था वो शिफ्ट हुआ आगे, और डिवाइड बाय जो ओरिजिनल लेंथ थी उस साइड की, दैट इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज शीयरिंग स्ट्रेन, इसको शीयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। शीयरिंग स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे आता है कि जो जिसमें बॉडी की जो शेप है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, दिस इज कॉल्ड शीयरिंग स्ट्रेन। तो ये तीन तरह की स्ट्रेन भी हमारे पास होती है। लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ इंक्रीज होती है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, शीयरिंग स्ट्रेन में उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तीन तरह की स्ट्रेन भी हमारे पास है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है दैट इज हुक्स लॉ। टॉपिक इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाओगे उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेन आएगी, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, उतनी उसकी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगी, वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगा, उसकी शेप उतनी ज़्यादा चेंज होगी। इट मीन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा स्ट्रेन।
अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके इक्वल में चेंज कर दें, यहाँ हमने के लगाया कांस्टेंट, के इंटू स्ट्रेन हुआ, वेयर के क्या बना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल का, एंड और इसको बोला क्या जाता है, कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको कहते हैं, के भी बोल सकते हैं उसको, ई से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के को क्या बोला गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम निकालना चाहें यहाँ पे तो क्या बन गया, के इज इक्वल टू दैट इज स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन। तो के क्या आ गया हमारे पास, दैट इज स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इज हमने पढ़ लिया, स्ट्रेन क्या वो भी पढ़ लिया, तो दोनों का जो रेशियो होता है किसी बॉडी में दैट इज के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस अलग अलग तरह की होती है, स्ट्रेन भी अलग अलग तरह की होती है, तो इसके बेस पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आगे वैसे 3 तरह का होता है, हमने 2 ही इस बार पढ़ना है, व्हाट इज बल्क मॉडुलस एंड व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसको हम वाई से नोट करेंगे। देखो मॉडुलस, किसी भी तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो तो वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो होता है। स्ट्रेस अलग टाइप की होती है, स्ट्रेन अलग टाइप की होती है, तो किस टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन लेने से अलग अलग टाइप के यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस बनेंगे। यंग मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज यंग मॉडुलस बाई से उसको नोट। ये दोनों टाइप नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर जो आप स्ट्रेस लगाओगे ये दोनों, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आप लेते हो दैट इज द रेशियो बिकम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई से हम उसको डिनोट करते हैं। अगर आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, यहाँ मैंने स्ट्रेन लिख दिया था, नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस का, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या होता है, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का दैट इज डेल्टा एल बाय एल। दिस इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें, एफ बाई ए नीचे लिखते हैं, डेल्टा एल नीचे और एल चला गया ऊपर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा यूनिट की बात करें, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं, जो स्ट्रेस की होगी वही इसकी यूनिट बनेगी, और स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं पहले। तो इसका मतलब यंग मॉडुलस की यूनिट भी क्या होगी, ऐसा यूनिट, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। जो यंग मॉडुलस होता है वो, अब इसमें लेंथ इंक्रीज हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस में आ सकती है, लेंथ किसकी इंक्रीज हो सकती है, लेंथ इंक्रीज हो सकती है सॉलिड की, लिक्विड और गैस की तो लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिर्फ आ सॉलिड में सकती है, तो यंग मॉडुलस सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है। y इज ओनली फॉर सॉलिड्स, y इज ओनली फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स के लिए ही y होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए, चेंज इन लेंथ किसकी होती है, सॉलिड की लेंथ इंक्रीज होती है, ना तो लिक्विड की होती है ना गैसेस की होती है, दैट्स व्हाई y इज फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स के लिए होता है ओनली यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बनेगा दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या आ रहा है, दिस इज द रेशियो ऑफ, इसको हम पहले तो बी से डिनोट करते हैं, रेशियो होता है, स्ट्रेस तो नॉर्मली रहती है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बजाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर डिनोमिनेटर में आ जाए दैट इज बल्क मॉडुलस, मतलब वॉल्यूम का उसमें चेंज होना। तो अगर हम वैल्यू इसमें लिखें
स्ट्रेस तो क्या बनेगा, फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाय वी। ये हम नेगेटिव लगा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज आ रहा है तो नेगेटिव, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव डिक्रीज होता है मोस्टली हम बाहर से लगाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। एफ बाई ए नीचे, डेल्टा वी नीचे और वी चला जाएगा ऊपर विद नेगेटिव साइन। दिस इज बल्क मॉडुलस, दिस इज बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस तीनों के लिए होगा, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज तीनों का हो सकता है, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैस का भी आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। सो बल्क मॉडुलस इज फॉर ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यूनिट की अगर हम बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं, तो जो मतलब स्ट्रेस की होगी वही बल्क मॉडुलस की होगी, जो स्ट्रेस की होगी वही बल्क मॉडुलस, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता तीनों के लिए है। B इज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों के लिए होगा क्योंकि तीनों के लिए वॉल्यूम हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर। एक वायर में स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप, ओके, मतलब स्ट्रेस उसके ऊपर कितना लगाएं और उसमें कितनी स्ट्रेन आए। तो टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर। एक वायर में स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप, कितना स्ट्रेस लगाएं, कितनी उसमें स्ट्रेन आए, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर। देखते हैं हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन चेक करने के लिए हमने किया क्या है कि हमने एक वायर ली है, क्या लिया हमने, एक वायर, उसके ऊपर हमने एक मतलब वेट लटकाते गए, स्ट्रेस बढ़ाते गए और उसमें स्ट्रेन हम देखते गए भी उसमें कितनी स्ट्रेन आ रही है। तो सबसे पहले क्या है, सपोज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले हमने एक वायर को सस्पेंड किया एक किसी भी पॉइंट से, ये वायर है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट थ्रू वन एंड एंड अटैच अ हैंगर एट द अदर एंड ऑफ द वायर। यहाँ पे हमने एक हैंगर अटैच कर दिया इसे, ओके, ऑन विच नॉन वेट्स कैन बी प्लेस्ड। इसमें हम वेट डाल सकते हैं कि करके, नॉन वेट्स हमें पता है अभी कितना वेट हम डाल रहे हैं वो हमें पता होगा। अटैच वर्नियर स्केल V टू द लोअर एंड ऑफ द वायर विच कैन स्लाइड ओवर ए मेन स्केल। अब साइड में हमारे पास यहाँ हमने स्केल लिया हुआ है, ये एक बड़ा स्केल है, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको, मेन स्केल। इसके ऊपर एक छोटा स्केल जो है वो मूव करेगा, इसके ऊपर भी मार्किंग्स बनी हुई हैं, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। इसको मैं इधर ही मार्क कर रहा हूँ, दैट इज वर्नियर स्केल। तो एक जो बड़ा स्केल है उसके ऊपर एक छोटा स्केल मूव करेगा, जो बड़ा स्केल है दैट इज मेन स्केल, जो छोटा स्केल है वो वर्नियर स्केल। ये यहाँ से इसके साथ अटैच होगा वायर के साथ में, वायर का जो एंड है उसके साथ में इसको हमने अटैच कर रखा है। नोट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशंस। अब वेट लगाते जाएंगे, वायर की लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, कितने वेट से कितनी लेंथ इंक्रीज हुई वो हम नोट करते जाएंगे, एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं। कैलकुलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर वेरियस ऑब्जर्वेशन। वेट बढ़ाते गए, वेट बढ़ाना क्या है, मतलब स्ट्रेस लगाना। यहाँ वेट बढ़ाने का क्या मतलब है, आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ाते गए और कितनी वायर में स्ट्रेन आती गई, मतलब कितनी उसकी लेंथ इंक्रीज होती गई, उसको हम नोट करते जा रहे हैं। और जितना स्ट्रेस लगा के जितनी स्ट्रेन आते जा रही है उसका हमने ग्राफ बना लिया, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर द स्ट्रेच वायर अंडर ऑब्जर्वेशन, वी शैल गेट अ कर्व। अब हमें एक कर्व मिलेगा, मतलब जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे हमें यहाँ पे एक कर्व मिलेगा। जो एक्स एक्सिस हमने लिया यहाँ पे, ये तो है आपकी स्ट्रेन की, यहाँ हमने लेनी है स्ट्रेन और यहाँ हमने लेनी है स्ट्रेस। यहाँ स्ट्रेस बढ़ेगी और इधर स्ट्रेन उसके साथ में कितनी चेंज हो रही है वो हम नोट डाउन करते जाएंगे इसमें, ओके। जब हमने ये देखा ग्राफ स्ट्रेस बढ़ाते गए, इसके साथ में ये वेट अब मैंने लटका दिए यहाँ पे, ये नॉन वेट्स हैं कई,
के साथ में हैंग करते गए और उसके साथ में स्ट्रेन यूज़ करते गए। तो कितनी स्ट्रेन कितने स्ट्रेस के साथ में आई उसको हम यूज़ करते गए और ग्राफ अब हमने बनाया। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसी शेप का मिला। सबसे पहले ग्राफ तो मिला स्ट्रेट, ये O है, O से A पॉइंट तक ग्राफ हमें मिला स्ट्रेट। ओके, इस स्ट्रेट ग्राफ के बारे में अब हम समझते हैं कि ग्राफ जो है वो पोर्शन O से A तक, फर्स्ट पॉइंट है O से A तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। O से A तक ग्राफ जो आया दैट इज स्ट्रेट लाइन, शोइंग दैट स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब दो टर्म एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या है, यहाँ डायरेक्टली स्टार्टिंग में जब आप वेट लगाओगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। ओके, तभी ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। इट मींस हुक्स लॉ इज ओबेड, यहाँ के ओबे, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ ओबे और हुक्स लॉ की क्या स्टेटमेंट थी, स्ट्रेस इज इक्वेशनल टू स्ट्रेन। तो अभी तक स्ट्रेस इज इक्वेशनल टू स्ट्रेन है। अब आपने मान लो एक वेट लगाया था अभी तक, ये समझ लो आप, ये आपने एक ही वेट लगाया था स्टार्टिंग में, ठीक है, और एक्सटेंड होगी वायर कुछ और ए पे ग्राफ आ गया। अब आपने ये वेट हटाया तो क्या देखा, वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। वायर अभी ओरिजिनल पोजीशन में क्या आ चुकी है वापस, इसका मतलब वायर अभी तक इलास्टिक बिहेव कर रही है। वायर अभी तक क्या बिहेव कर रही है, इलास्टिक बिहेव कर रही है। ए पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट है। ए पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक अभी जो बॉडी है वो इलास्टिक ही है, ठीक है, इलास्टिक बिहेव कर रही है अभी तक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम इसके ऊपर और वेट बढ़ा दें, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएं, दो वेट हमने लगा दिए, स्ट्रेस बढ़ा दी तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, स्ट्रेन बढ़ेगी तो ग्राफ भी आगे जाएगा। भी कैसे आ रहा है ग्राफ, बियॉन्ड ए द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बीइंग कर्व्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक अब स्ट्रेट नहीं गया, एक्चुअल में ये ए से बी तक जो चला गया दैट इज कर्व। ऐसे कुछ कर्व ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अब हल्का सा ये अब कर्व पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज पॉइंट बी। ए से बी तक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये अब कर्व बन रहा है, ये स्ट्रेट नहीं है। स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस शोज अ कंपैरेटिवली लार्जर इंक्रीज इन स्ट्रेन। मतलब इसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस बढ़ाते हो ना, स्ट्रेन ज़्यादा थी, स्ट्रेस का आपने कम बढ़ाया, स्ट्रेन ज़्यादा आई। कैसे देखते हैं हम, ये ए पॉइंट है, ये बी है। अगर हम इधर देखें कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे स्ट्रेस थी और अब इतनी स्ट्रेस बढ़ी है ना, ये वाली जो मैं डार्क करूँगा, इतनी स्ट्रेस बढ़ी है। और स्ट्रेन अगर आप देखो यहाँ और यहाँ, तो अगर आप उसके कंपैरिजन में स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ी है। इलास्टिक लिमिट पॉइंट के बाद स्ट्रेस कम लगाओगे आप, मतलब वेट आपको कम लगाना पड़ेगा, लेकिन वायर की जो लेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कम स्ट्रेस पे स्ट्रेन क्या आ रही है, ज़्यादा। इफ द वायर इज अनलोडेड एट पॉइंट बी, द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेसेस विल BO and it traced a dotted line BO1. This indicates that traces a dotted line. Stress is 0, strain is not equal to 0. अब आपने क्या किया, ये वेट हटा के देखा, यहाँ से बी पे ग्राफ आ गया, वेट हटा के देखा। वेट हटा के आप देखोगे ना, वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगी वापसी। मान लो वायर की ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, तो ए पे जब था तो ए पे वेट हटा के देखा 10 थी, मान लो एक्सटेंड होके 12 होगी, 12 पे जब आपने वेट हटाया वापस 10 पे चलेगी। अब एक्सटेंड होके 15 हो चुकी है, 15 हो चुकी है। 15 पे जब आप वेट हटाओगे तो वो 10 पे नहीं जा रही, कुछ उसमें एक्सटेंशन या 11 पे या 11 पॉइंट समथिंग पे जाके रुक रही है। मतलब ए से बी के बाद अब बॉडी इलास्टिक, इलास्टिक बॉडी वो होती है जो डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में क्या आ जाए, वापस यहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रही। इसका मतलब ए से बी तक अब बॉडी इलास्टिक नहीं है। जब आप ग्राफ हटाओगे, मतलब यहाँ से आप वेट हटाओ, मान लो वेट हटाने से क्या देखने को मिलेगा, ये ग्राफ ना यहाँ जाके रुकेगा, ओ पे जाने की बजाय OO1। मतलब इतनी स्ट्रेन उसमें हमेशा के लिए आ जाएगी, इतनी लेंथ, स्ट्रेन होती है लेंथ का इंक्रीज होना, इतनी स्ट्रेन उसमें हमेशा के लिए आ जाएगी, इतनी लेंथ उसकी हमेशा के लिए इंक्रीज हो चुकी है। अब वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगी। अब बॉडी पार्शली इलास्टिक है और पार्शली प्लास्टिक है, कुछ तो वापस आ गई, कुछ वापस नहीं आई, तो पार्शली इलास्टिक और पार्शली प्लास्टिक। अब इसके बाद ग्राफ अपने को ये देखने को मिला, थोड़ा सा ही स्ट्रेट जाएगा और इसके बाद ना ग्राफ ऐसे इरेगुलर पाथ में आ रहा है। बी, ये पॉइंट पी है और मान लीजिए ये पॉइंट सी है। सी तक ग्राफ स्ट्रेट नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा वायर बार बार ऊपर नीचे होगी और मतलब
रिंकल्स उसमें जैसे पढ़ेंगे, पी से सी तक थोड़ा कर्व्ड मतलब इरेगुलर पाथ ग्राफ का आ रहा है। इसका क्या मतलब है, आप एक चीज देखो, आगे जा रहा है ग्राफ, ऊपर नहीं जा रहा, मतलब बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन आ रही है। आपको यहाँ वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिना स्ट्रेस बढ़ाई उसमें क्या आ रही है, स्ट्रेन आने लग गई। मतलब बिना आपने स्ट्रेस नहीं बढ़ाओगे, वायर अपने आप लेंथ नीचे इंक्रीज करती जाएगी आफ्टर पॉइंट पी। तो वो पी पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद ग्राफ स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, अपने आप विदाउट स्ट्रेन आ रही है, पी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। पी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, जिसके बाद आपको स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, अपने आप लाइन में मतलब वायर में क्या आती जा रही है, स्ट्रेन। विदाउट स्ट्रेस स्ट्रेन आपके पास आती जा रही है, दैट इज पी पॉइंट यील्ड पॉइंट का, यील्ड का पॉइंट हो गया, इसके बाद स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद पी से सी तक बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक है। यहाँ क्या थी, बॉडी इलास्टिक थी। सेकंड में जो मतलब ए से बी था पार्शली इलास्टिक एंड पार्शली प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक थी और कुछ इलास्टिक थी, यहाँ परफेक्टली प्लास्टिक हो चुकी है। अब फोर्स हटाने पर बिल्कुल भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जा रही, जहाँ है वही रहेगी। तो बॉडी अब क्या हो चुकी है, दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक हो चुकी है। बॉडी क्या बन चुकी है, दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक। इसके बाद आप हल्का सा भी अगर स्ट्रेस इसके ऊपर लगाओगे वायर के ऊपर, तो ये ग्राफ अपने को देखने को मिल रहा है, सी से ये डी और ये ए, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है। इसके बाद हल्का सा भी अगर आप लगाओगे ना स्ट्रेस, तो वायर खिंचती तो चली जाएगी, वायर बिल्कुल पतली हो जाएगी, उसमें रिंकल्स आ जाएंगे, सलवटें पड़ जाएंगी, वायर में घूम जाएगी, क्रिंग्स आ जाएंगे, उसको क्रिंग्स कहते हैं। तो वायर में जो क्रिंग्स आ जाएंगे वो घूम जाएगी, वायर कंस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे नेक्स एंड वेस्ट, जो वायर घूम जाती है सलवट पड़ जाएगी वायर में नेक्स एंड वेस्ट। उसके बाद आप स्ट्रेस लगाते जा रहे हो तो अल्टीमेटली ई पॉइंट पे जो वायर है वो जाके क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ई इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ई को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट। तो अल्टीमेटली वायर जाके कॉन्स्ट्रिक्शंस आते जाएंगे, नेक्स्ट एंड बेस पतली होगी और फिर अल्टीमेटली जाके वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सो ई पॉइंट पे जितनी उसको स्ट्रेस चाहिए, दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। ई पॉइंट पे जितनी मतलब तोड़ने के लिए उसको स्ट्रेस चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, उसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो ये वो ग्राफ है जो ये बताता है कि किसी भी वायर को अगर आप स्ट्रेस या स्ट्रेन लगाते हो तो किस तरह से वो वायर क्या करती है, बिहेव करती है। ओ से ए तक इलास्टिक थी, ए से बी तक पार्शल प्लास्टिक, फिर परफेक्टली प्लास्टिक, और फिर अल्टीमेटली जाके जो है वो ब्रेक हो जाएगी वायर। दिस इज द टॉपिक stress and strain relationship in a wire. I hope you all understood the today's concept. And this was all about, and you have to prepare the notes. Do well, do practice. Till then, thanks and have a nice day.